हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका ए पोस्टल नेटवर्क के डीओपी के क्वेश्चन सीरीज में। अपन पीओ गाइड पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर सीरीज को कंटिन्यू रख रहे थे। अब उसी क्रम में मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो पहला पार्ट है क्वेश्चन एंड आंसर्स का, वो मैंने तैयार किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद। आपका सपोर्ट मुझे नए नए क्वेश्चंस बनाने पर प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, इसी कड़ी में मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आपको ले चलता हूँ, जो कि कहता है संयुक्त जीवन बीमा के तहत पति पत्नी दोनों को पीएलआई पॉलिसियों के लिए पात्र होना चाहिए। अंडर जॉइंट लाइफ इंडोमेंट एश्योरेंस बोथ ऑफ द स्पाउस शुड बी एलिजिबल फॉर पीएलआई पॉलिसीज। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि अगर किसी को ई ए पॉलिसी करवानी है तो ये कहता है पीएलआई पॉलिसी के लिए दोनों को पात्र होना चाहिए। ये क्या ज़रूरी है क्या? ये स्टेटमेंट ये कहता है। तो इंडोमेंट एश्योरेंस किसी एक आदमी की होती है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पति पत्नी दोनों ही क्या हो, उसके लिए एलिजिबल हो। कोई एक बंदा एलिजिबल होता है, तो स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये फॉल्स हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? युगल सुरक्षा के प्लान हेतु आयु सीमा पूछ रहा है ये। व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर कपल प्रोटेक्शन प्लान? कपल प्रोटेक्शन प्लान के लिए एज लिमिट पूछी है इसने। तो ऑप्शन नंबर ए 90 to 45 ईयर्स, 90 to 55 ईयर्स, 20 to 45 ईयर्स, 21 to 45 ईयर्स। तो बताइए, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो एज लिमिट जो है कपल प्रोटेक्शन प्लान के लिए वो क्या होती है? 21 to 45 ईयर्स होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? जेएलए पॉलिसी की न्यूनतम अवधि कितनी है? मिनिमम टर्म ऑफ जेएलए पॉलिसी इज 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स और 20 ईयर्स। जेएलए का मतलब जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, ये पूछिए। इसकी जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस की न्यूनतम जो मिनिमम जो टर्म्स है वो कितनी है? 5 ईयर्स है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? वही जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की अधिकतम अवधि पूछी है। तो मिनिमम तो क्या थी? 5 ईयर्स। और मैक्सिमम पूछी है, तो मैक्सिमम क्या होती है इसकी? मैक्सिमम जो होती है वो क्या होती है? 20 ईयर्स। तो डी अपना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस से फिर क्वेश्चन है 5वां। जेएलए पॉलिसी 5 साल से पहले सरेंडर करने पर बोनस के लिए पात्र है। जेएलए पॉलिसी इज एलिजिबल फॉर बोनस इफ सरेंडर बिफोर 5 ईयर्स। अगर जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस आपने लिया है और आप उसको 5 ईयर से पहले अगर सरेंडर करते हो, तो उस केस में आपको क्या वो दिया जाएगा? बोनस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये पूछ रहा है। तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस की कंडीशंस ये कहती है कि अगर 5 साल से पहले आपने उसको सरेंडर कर दिया तो आपको किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हुआ वो क्या हुआ? नेगेटिव, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? मनी बैक पॉलिसी कौन सी है जिसको मनी बैक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है? कौन सी है? एंडोरमेंट एश्योरेंस, एईए, सुमंगल। इन दोनों को ही किस नाम से जाना जाता है? मनी बैक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हुआ वो ए एंड बी बोथ हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 15 साल की पॉलिसी के तहत समय समय पर भुगतान किए जाने वाले उत्तरजीविता लाभ प्रत्येक के पूरा होने पर 20%। सर्वाइवल बेनिफिट्स पेड पीरियडिकली एज अंडर 15 ईयर्स पॉलिसी 20% ईच ऑन कंप्लीटेशन ऑफ। ये कहता है कि जो 20% का जो लाभ है, ठीक है, वो पीरियडिकली जो पेड किया जाता है, क्या बोनस पीरियड पेड किया जाता है, उसके लिए अवधि पूछी है 15 ईयर्स की पॉलिसी में, ये पूछा है इसने। तो वो कब कब दिया जाएगा बोनस, ये पूछ रहा है ये। तो बोनस कब कब दिया जाएगा? अगर 15 साल की पॉलिसी है 6, 9 और 20 ईयर्स में दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हुआ? 6, 9 एंड 12। 15 साल की पॉलिसी में 6, 9 और 12 पे आपको बोनस मिलेगा। 20
क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 20 साल की पॉलिसी के तहत समय समय पर भुगतान किए जाने वाले उत्तरजीविता लाभ प्रत्येक के पूरा होने पर 20% कब दिया जाएगा, ये पूछ रहा है। सर्वाइवल बेनिफिट्स पेड पीरियोडिकली एज अंडर 20 ईयर्स पॉलिसी 20% ईच ऑन कंप्लीशन ऑफ। 15 साल में तो कब मिल रहा था, 15 साल में तो ये पूछा है, तो कब मिल रहा था 6, 9 और 12 में। और अगर यही पॉलिसी 20 साल की है तो ये कब मिलेगा बोनस बेनिफिट्स, सर्वाइवल बेनिफिट्स कब मिलेगा, वो मिलेगा 8, 12 और 16 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चाइल्ड पॉलिसी के तहत पॉलिसी धारक के अधिकतम 2 बच्चे पात्र हैं। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस ऑफ पॉलिसी होल्डर आर एलिजिबल अंडर चिल्ड्रन पॉलिसी। तो चिल्ड्रन पॉलिसी उसी बंदे की होगी जिनके पेरेंट्स की क्या होती है, पहले से पॉलिसी होती है। तो ये पूछ रहा है कितने बच्चे हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग दो बच्चे हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट कैसा है, राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बाल जीवन बीमा प्लान के तहत बच्चे की आयु सीमा क्या होनी चाहिए चिल्ड्रन पॉलिसी के तहत। व्हाट इज द एज लिमिट, वो इंश्योरेंस प्लान के लिए एज लिमिट पूछी है इसने, तो कितनी होनी चाहिए, 5 से 20 साल के बीच में आपका बच्चा होना चाहिए, तभी आप उसकी कैसे पॉलिसी करवा सकते हो चिल्ड्रन पॉलिसी। और एक कंडीशन और क्या है कि उसमें पेरेंट्स में से किसी एक की पॉलिसी होनी चाहिए, तभी आप ये चिल्ड्रन प्लान ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों की पॉलिसी के तहत अधिकतम बीमा राशि कितनी है। चिल्ड्रन पॉलिसी के लिए जो इंश्योरेंस सम इंश्योरेंस होता है वो सम इंश्योर्ड कितना होता है ये पूछ रहा है। ये सम इंश्योर्ड देखो कंडीशंस क्या कहती है, कंडीशंस ये कहती है कि चाइल्ड जो पॉलिसी है उसके लिए पहले तो क्या होना चाहिए, पेरेंट्स में से किसी की एक, ठीक है। और दूसरी कंडीशंस क्या कहती है कि या तो इक्वल हो, जितनी आपने जैसे बाप ने 5 लाख के ले रखी है तो बच्चे को भी कितनी ले सकता है 5, ठीक है। या फिर इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, वो जितनी पेरेंट्स की है उससे कम ही ले सकता है, ज़्यादा नहीं। तो क्या होगा, इक्वल टू पेरेंट्स सर्वाइवल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इक्वल टू पेरेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, बाल जीवन बीमा के तहत पालक मतलब पॉलिसी होल्डर की अधिकतम आयु क्या होगी। अगर देखो चिल्ड्रन पॉलिसी आपको लेनी है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए कि आपके बच्चे को पॉलिसी मिल जाए, मैक्सिमम एज पूछी है, ठीक है। तो कितनी होनी चाहिए, 45 ईयर्स या उससे नीचे होनी चाहिए, तभी आपके बच्चे को मिलेगी, नहीं तो आप अपने बच्चों के लिए चिल्ड्रन पॉलिसी नहीं ले सकते हो एज ए पेरेंट्स के रूप में, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बाल जीवन बीमा के तहत ऋण सुविधा कितने वर्षों के बाद उपलब्ध होती है। तो जो चिल्ड्रन पॉलिसी होती है उसमें किसी भी प्रकार का ऋण आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर एनी पार्सल एक्सीडेंट 4 kg in weight, any article bearing the word registered, any insured article, all of the above। देखो आपको रजिस्ट्रेशन किस चीज़ का करवाना अनिवार्य होता है। एक तो पार्सल आपका 4 kg से ज़्यादा का हो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। जिस पे भी ये लिखा हुआ है रजिस्टर्ड तो उसकी तो रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। इंश्योर्ड आर्टिकल अगर किसी पे लिखा है तो वैसे ही रजिस्टर्ड जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यदि कोई पंजीकृत वस्तु जो सुपुर्दगी के बाद पुनः पोस्ट की जाती है तो उसका पंजीकरण अनिवार्य है। इफ एनी रजिस्टर्ड आर्टिकल विच इज रिपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन डिलीवर्ड देन इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। हाँ तो आपको पता ही होगा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट यही कह रहा है कि अगर आपने किसी को डाक बांट दी, उसके बाद में उसने क्या करा, प्राप्तकर्ता ने उसको खोल लिया और खोल करके आपको वापस कर कहता है कि ये मेरी डाक नहीं है, आपको इसको वापस से किसी के लिए पोस्ट कर दो जिसका है, तो आपको उसका वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अन्यथा आप पे क्या हो सकता है, जुर्माना लग सकता है। तो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट का सही आंसर क्या हुआ, फॉल्स, मतलब ट्रू, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, शाखा कार्यालय में वस्तु का बीमा निम्नलिखित मूल्य तक किया जा सकता है। तो ब्रांच ऑफिस की बात कर रहा है यहाँ, ये ब्रांच ऑफिस में इंश्योरेंस कितने रुपए तक हो सकता है। आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड एट ब्रांच ऑफिस अप टू वैल्यू ऑफ, ये पूछा है। तो आप 600 रुपये तक की वीपी का इंश्योर्ड कर सकते हो, ये कहा है इसने। या फिर नॉर्मल जितने पार्सल होते हैं उनका इंश्योरेंस 600 रुपये तक कर सकते हो, उसके बाहर नहीं कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, डाकघर में शाखा डाकघर को छोड़कर वस्तु का बीमा निम्नलिखित मूल्य तक किया जा सकता है। आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड एट द पोस्ट ऑफिस एक्सेप्शन ब्रांच पोस्ट ऑफिस अप टू द वैल्यू ऑफ। तो ये पूछ रहा है कि ब्रांच ऑफिस की जो तो इंश्योरेंस की सीमा कितनी होती है, 600। तो एसओ या एचओ इनकी लिमिट पूछी है कि भाई ये कितने रुपए तक का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो कितने रुपए तक का कर सकते हैं, 1 लाख रुपीज़ तक का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, सोने के सिक्कों या बुलियन सरकारी मुद्रा नोटों या बैंक नोटों के लिए बीमा अनिवार्य है। इंश्योरेंस इज कंपल्सरी फॉर गोल्ड कॉइन्स और बुलियन गवर्नमेंट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स ड्यू टू। इनका जो है ये पूछा है कि जो सिक्कों, सोने के सिक्कों और बुलियंस का इनका जो इंश्योरेंस करवाना है वो क्यों अनिवार्य है, ये पूछा है। तो एक तो इनकी फास्ट डिलीवरी हो जाए, इंश्योरेंस कवर्स ऑल रिस्क इन कोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट, ठीक है, पोस्टेज चार्ज इज़ वेरी लेस और नन ऑफ द अबाव। तो ये तो होगा ही नहीं, इंश्योरेंस करवाने से ये तो फ़ायदे होंगे नहीं, पोस्टेज चार्ज तो कम तो लगेगा नहीं, ज़्यादा ही लगेगा। फास्ट डिलीवरी तो डिलीवरी तो जैसे होती है ये वैसी ही होगी। तो बचा क्या, इंश्योरेंस कवर्स ऑल रिस्क इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट, मतलब अगर बीच में उनके साथ में कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो अपन क्या कर सकते हैं, आप उसको कंपनसेशन वगैरह, क्षतिपूर्ति वगैरह ले सकते हो। इंश्योरेंस का यही फ़ायदा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आर्मी पोस्ट ऑफिस से पंजीकृत वस्तु का बीमा निम्न मूल्य तक किया जा सकता है। रजिस्टर्ड आर्टिकल 2 एंड फॉर आर्मी पोस्ट ऑफिस में बी इंश्योर्ड अप टू द वैल्यू ऑफ, मतलब आर्मी पोस्ट ऑफिस का कोई अगर आर्टिकल है उसका इंश्योरेंस आप किस मूल्य तक कर सकते हो, ये पूछा है उसने। तो आर्मी पोस्ट ऑफिसेज में 100 रुपये तक की वस्तु का बीमा किया जा सकता है, उससे ऊपर की वैल्यू का कोई बीमा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, रजिस्ट्री लिफाफों का प्रयोग बीमा पत्रों को भेजने के लिए करना सही है। रजिस्टर्ड एनवलप शुड बी यूज टू सेंड इंश्योरेंस लेटर्स। हाँ, रजिस्ट्री का अपन इंश्योरेंस कर सकते हैं, ठीक है, यही पूछ रहा है ये। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बीमा वस्तु पर लगाई गई सील अलग अलग प्रकार के वैक्सीन की होनी चाहिए, वैक्स की होनी चाहिए। द सील ऑफ द इंश्योर्ड आइटम शुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्स, मतलब अगर कोई बंदा इंश्योर्ड कराने आया, इंश्योर्ड पार्सल करवाने आया, तो उस पर ये पूछ रहा है कि जो उस पर सील लगी हुई होती है वो जो 6 या 7, 2, 4, 6, 7, 6 के करीब सील लगी हुई होती है, इनका कलर एक होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार स्टेटमेंट तो क्या कहता है कि अलग अलग होना चाहिए वैक्स का कलर, बट जो वैक्स का जो एक्चुअल में कलर है वो सेम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हुआ, गलत, स्टेटमेंट रॉन्ग है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, ऐसे आर्टिकल जिनका बीमा किया जाना है उन्हें कहाँ प्रस्तुत करना चाहिए। वेयर शुड बी द आर्टिकल टू बी इंश्योर्ड प्रेजेंटेड, कहाँ दोगे भाई साहब, जिनका इंश्योर्ड करना है। जैसे कोई केवी स्कूल वाला पार्सल लेके आ गया एग्ज़ाम का और वो कहता है कि इसका इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है, तो अब वो कहाँ देगा आपको, पोस्ट बॉक्स में तो देगा नहीं, लेटर बॉक्स में देगा नहीं, पोस्ट मास्टर के सामने देगा नहीं, कहाँ देगा, डाकघर की विंडो पर, मतलब काउंटर पे देगा, तभी आप उसका इंश्योर कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, बीमा वस्तु के लिए विशेष पावती शुल्क क्या है। स्पेशल एक्नॉलेजमेंट फी फॉर इंश्योरेंस आर्टिकल इज, अगर कोई एक्नॉलेजमेंट मांग रहा है आपसे, पावती मांग रहा है इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए, तो उसकी फ़ीस पूछ रहा है। तो इंश्योर्ड आर्टिकल पे आपको अगर पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट स्लिप लगानी है तो उसका क्या होता है, कोई शुल्क नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हुआ, फ्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेषक को बीमित वस्तु के खो जाने की सूचना पोस्टिंग की तारीख से महीनों के भीतर देनी होगी। The sender has to give intimate of the loss of insured article within months to date of posting। ये कहता है कि अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल था, इंश्योर्ड था और इंश्योर्ड क्या होगा, क्या हो गया, लॉस हो गया या फिर डैमेज हो गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो जो सेंडर है, सेंडर में जिसने ये जो चीज़ भेजी है, इंश्योर्ड कराया है, वो कितने दिनों के भीतर पोस्ट ऑफिस को बता देना चाहिए, उसके लिए क्लेम कर देना चाहिए कि मेरा इंश्योर्ड भेजा था और ऐसी ऐसी हो गई, इसके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। तो 3 महीनों के भीतर अगर आप उसको क्या करोगे,
पोस्टिंग की तारीख से 3 महीने तक अगर आपने सूचना दे दी तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 25 कहता है बीमा लेख के लिए मुआवजा देय होगा महीने के बाद जिस तारीख को डाकघर को प्रेषक द्वारा नुकसान की सूचना दी जाती है। कंपनसेशन फॉर इंश्योरेंस आर्टिकल विल बी पेएबल मंथ आफ्टर द डेट ऑन विच इंटीमेशन ऑफ लॉस इज गिवन बाय द सेंडर टू द पोस्ट ऑफिस। मतलब ये कहता है कि अगर आपका इंश्योर्ड है, आपने करवाया क्या, इंश्योर्ड करवा दिया भाई साहब, आगे चला गया, आपको 2 दिन बाद ही पता लग गया कि भाई आपका इंश्योरेंस खो गया, ये तो होगा नहीं, 7 दिन बाद आपको पता लगेगा भाई मेरा इंश्योर्ड खो गया या फिर उसको लॉस हो गया, ठीक है। तो ये कहता है कि कितने महीने बाद उसको मुआवजा देगा, मतलब कंपनसेशन देगा डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये जो प्रोसेस होती है वो 1 महीने के बाद ही चालू होती है और 3 महीने के भीतर आपको देनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा 8वें दिन आकर के कहता है कि मेरा कंपनसेशन दो, तो ऐसा होता नहीं है। तो वो कब से लागू होगा? 8वें दिन से, मतलब 1 महीने के बाद से प्रोसेस स्टार्ट होती है कंपनसेशन के लिए। अधिकतम कितने मूल्य तक मूल्य देय वस्तु डाक द्वारा प्रेषण की जा सकती है? मतलब वीपी की बात कर रहा है, कितने रुपए तक की वीपी आप जो है डाक से भेज सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच लेवल पेएबल आर्टिकल कैन बी सेंड बाय पोस्ट। पोस्ट से कितने रुपए तक की वीपी भेज सकते हो? भाई साहब 5000 से ज़्यादा का आप वीपी पार्सल नहीं भेज सकते, फिर क्या भेजोगे? सीओडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मूल्य देय वस्तु के मामले में प्रेषण द्वारा भरा जाने वाला घोषणा फार्म किसके द्वारा सूचित किया जाता है? इन द केस ऑफ वैल्यू पेएबल गुड्स द डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द कंसाइनी इज इन्फॉर्म्ड बाय। डिक्लेरेशन फॉर्म कौन भरता है? महानिदेशक भरेगा, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वीपीपी के लिए डिक्लेरेशन जो फॉर्म होता है वो कौन जारी करेगा? महानिदेशक। इस गाइड के भाग 3 में दी गई डाकघरों की सूची से अलग करके जिन नामों के सामने डी शब्द दिखाया गया है वो भी मनी ऑर्डर डाकघर है। अपार्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ दिस गाइड, दोज विद द वर्ड in front of their names are also money order post offices। क्या होता है, जैसे कई पोस्ट ऑफिसेज होते हैं जहाँ क्या होता है मनी ऑर्डर वगैरह नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ सिर्फ क्या होता है कैश ट्रांजैक्शन का काम होता है। तो उनके आगे क्या लिखा हुआ होता है? डी, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? रॉन्ग। तो वो क्या है? मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिसेज की गिनती में नहीं आते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वीपीपी वस्तु के संबंध में शिकायत मूल्य देय वस्तु की पोस्टिंग की तारीख के महीनों के भीतर की जानी चाहिए। अगर कोई वीपीपी से रिलेटेड वस्तु है, वीपीपी आर्टिकल है, कंप्लेंट रिगार्डिंग वीपी आर्टिकल शुड बी मेड विद इन मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ द वैल्यू पेएबल आर्टिकल। अगर आपको किसी ने मान लो वीपी बुक कराई, ठीक है, तो वीपी बुक कराने के बाद में उसको पता लगा कि 3 महीने तक पोस्ट ऑफिस में पड़ी है, कोई जवाब ही नहीं आया, 2-3 महीने तक पड़ी है, अगर आपको उसके खिलाफ कंप्लेंट डालनी है तो उसकी जो है टाइमिंग पूछिए, कितने महीनों के भीतर आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तब आपका जवाब सही माना जाएगा। मतलब आपको उसका क्षतिपूर्ति है, कंपनसेशन जो भी है, डिपार्टमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगा। तो वो क्या है, 6 मंथ्स का पीरियड्स होता है, इसके भीतर आपको क्या करनी पड़ेगी? कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 मंथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर कहता है वीपी के संबंध में शिकायत शुल्क का भुगतान एक के माध्यम से किया जाएगा। अगर कंप्लेंट फी रिगार्डिंग वीपी आर्टिकल विल बी पेड बाय मीन्स ऑफ वीपी के संबंध में अगर आपने कंप्लेंट कर दी कि भाई मेरा वीपी यहाँ ऐसे ऐसे आया था और वह आपने सही तरीके से कंप्लेंट करी है, आप उसकी मतलब डिपार्टमेंट ने जांच करी कि भाई हाँ ये बंदा सही कह रहा है, ठीक है, तो आपको अगर उसका कंपनसेशन देगा डिपार्टमेंट, क्षतिपूर्ति देगा, तो वो किस माध्यम से देगा ये बताना है अपन को, ठीक है। तो केस देगा, चेक देगा, रजिस्टर्ड स्टाम्प देगा या फिर नन ऑफ दिस देगा। तो कैसे देगा? पोस्टेज स्टाम्प्स के रूप में आपको क्या देगा? वो शुल्क भुगतान करेगा आपका वीपी का जितना भी क्षतिपूर्ति हुआ है। मतलब कि 500, ये जो सन्यासी वाली आती है, सन्यासी आयुर्वेदा करके, वो कितने रुपए की आती है? 649 करके आती है कुछ, ठीक है। तो ये जो है आपको किस में देगा? पोस्टेज स्टाम्प्स के रूप में आपको क्या देगा? ये क्षतिपूर्ति। नहीं यार, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। वीपी लेख के संबंध में शिकायत शुल्क का भुगतान एक के माध्यम से किया जाएगा। अच्छा, ये बात है।
कंप्लेंट करनी है आपको, उसके लिए अगर आपको शुल्क का भुगतान करना है तो वो किसके थ्रू दोगे आप? पोस्टेज स्टाम्प्स के रूप में दोगे। ये है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, यदि धोखा देने के उद्देश्य से कोई वस्तु भेजी जाए तो कौन इस रकम को प्राप्तकर्ता को वापस करने और वस्तु प्रेषक को भेजने का आदेश दे सकता है? If an article is sent with the intention of cheating, then who can order to return this amount to the recipient and send the article to the sender? जैसे भाई साहब फ़ोन आया किसी के पास, मेरे पास फ़ोन आ गया कि 1200 रुपये में आपको 12,000 का फ़ोन दिया जा रहा है, ठीक है, और मुझे लग गया कि भाई साहब ये बंदा मेरे साथ चीट कर रहा है, कि मतलब चीटिंग के उद्देश्य से ये वस्तु आई है। कई होते हैं ऐसे फ्रॉड्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में वीपीयू के साथ में। तो इस फ्रॉड को कौन बचा सकता है? अगर ये जो प्राप्त करता है इस फ्रॉड के लिए अगर हेड ऑफ सर्किल के पास चला जाए, ठीक है, मतलब सीपीएमजी वगैरह के पास चला जाए, सीपीएमजी के पास ही जाएगा, तो वो क्या करेगा? इस बंदे को धमकाएगा जिसने ये वीपी भेजी है, और उसका क्या करेगा? प्रेषक को मतलब वापस भेज देगा वो जो आर्टिकल है, और पैसा किसको दे देगा? वापस से कस्टमर को दे देगा जहाँ से इसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये अधिकार किसके पास है? हेड ऑफ सर्किल के पास। एक ही पते पर एक ही प्राप्तकर्ता के लिए समाचार पत्रों की, पत्रिकाओं की, किताब और इसी तरह के मुद्रित दस्तावेज वाले विशेष बैग कौन से हैं? स्पेशल बैग्स कंटेनिंग न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल बुक एंड सिमिलर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर सेम एड्रेस एट द सेम एड्रेस इज कैंप बैग, स्पेशल बैग, ट्रांजिट बैग और एम बैग। तो मतलब समाचार पत्र की, पत्रिकाओं की किताब, इनको विशेष बैग में लिया जाता है, तो वो बैग कौन सा टाइप का होता है ये बताना है। कैंप बैग तो आपने क्या हुआ, आर्मी वालों के लिए होता है। स्पेशल बैग जो आते हैं वो स्पेशल बैग वो किस लिए आते हैं? ये आते हैं अपने एग्ज़ाम वगैरह के जो फॉर्म आते हैं उसके लिए स्पेशल बैग काम में आते हैं। ट्रांजिट बैग क्या होते हैं? ट्रांजिट बैग वो होते हैं जो बिना खुले मतलब शॉर्टिंग में चले जाते हैं। तो एम बैग जो बचा है ना, ये एम बैग किसके लिए काम में लिया जाता है? समाचार पत्र, पत्रिकाओं की किताबों और उसके लिए मुद्रित दस्तावेज वाले विशेष बैगों के लिए एम बैग काम में लिया जाता है। चलते हैं 33 क्वेश्चन नंबर की तरफ। एम बैग को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मेल के लिए पंजीकरण शुल्क पूछ रहा है। रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑफ इंटरनेशनल मेल एक्सेप्ट एम बैग। एम बैग के अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय मेल होती है उसका पंजीकरण शुल्क बताना है। तो ये कितना होता है? 150 रुपीज़ होता है। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय मेल के लिए, जो कि एम बैग को छोड़कर। अब अभी हमने देखा एम बैग किसके लिए काम में लिया जाता है? न्यूज़पेपर्स और मुद्रित दस्तावेजों के लिए। तो 150 रुपये पर आर्टिकल के हिसाब से। एम बैग के लिए पंजीकरण शुल्क क्या है? एम बैग के लिए पंजीकरण शुल्क पूछा है भाई साहब, बताना है। तो 750 रुपये पर बैग के हिसाब से जाएगा एम बैग आपका, जिसमें क्या जाएगी? समाचार पत्रिका और मुद्रित दस्तावेज। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एम बैग का वजन अधिकतम कितना हो सकता है? वेट ऑफ द एम बैग मैक्सिमम। मैक्सिमम एम बैग का मतलब क्या होता है? 30 kg। और एम बैग का रजिस्ट्रेशन चार्ज पर बैग कितना लेते हैं? 750। अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत वस्तु के नुकसान की कुल क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा कितना है? कंपनसेशन फॉर लॉस टोटल डैमेज ऑफ इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल इज, ये बताना है। 150 SDR, 30 SDR, 350 SDR, नन ऑफ दीज। तो कितना दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत वस्तु के लिए निःशुल्क नुकसान की क्षति के लिए मुआवजा? 30 SDR। SDR क्या होती है? एक वैल्यू होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, बैग में पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय के नुकसान कुल क्षति के लिए मुआवजा कितना होता है? कंपेंसेशन फॉर लॉस टोटल डैमेज ऑफ इंटरनेशनल रजिस्टर्ड इन बैग। अगर बैग का ही पूरा मतलब क्षतिपूर्ति होगी उसके लिए कितना देगा? 150 SDR देगा। और रजिस्ट्रेशन आर्टिकल के लिए कितना देगा? 30 SDR दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत मेल लेख के बारे में पूछताछ शुल्क क्या है? इंक्वायरी फी अबाउट इंटरनेशनल रजिस्टर्ड मेल आर्टिकल। इंटरनेशनल जितने भी रजिस्टर्ड मेल आर्टिकल होते हैं उनके लिए पूछताछ कोई शुल्क नहीं लगता है, फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों के लिए किफ़ायती और तेज़ व्यापारिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समर्पित सेवा कौन सी है? ये पूछा है। ए डेडिकेटेड सर्विस टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्पीडी ट्रेडिंग सर्विसेज फॉर कॉरपोरेट रिटेल क्लाइंट्स।
इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट, EMS, इंटरनेशनल एयर पार्सल, इंटरनेशनल लेटर। तो किसके लिए पूछा है ये? थोक विक्रेता जितने भी होते हैं उनके लिए किफ़ायती और तेज़ व्यापारिक सेवाएं कौन प्रदान करता है? अपना इंटरनेशनल एयर पार्सल करके होता है, ये प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इंटरनेशनल एयर पार्सल कहाँ बुक किया जाता है? वेयर कैन इंटरनेशनल एयर पार्सल बुक्ड? HO में, विदेशी डाकघर में, GPO में, सभी विभागीय डाकघरों में। तो इंटरनेशनल मेल अपने यहाँ सब जगह बुक होती है, ये याद रखने वाली बात है, सभी जगह होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। धन्यवाद आप लोगों का, जुड़े रहिए।